भव्यात्म हम स्वाध्याय कर रहे गोवत्सार जीवकान ग्रंथराज का योग मार्गना के अंतर्गत कल हमने विसर्जोपचय को समझने से पहले कर्म नो कर्म का जो विभाग है काय की अपेक्षा से, तो उससे संबंधित पुद्गल की 23 वर्गनाओं की चर्चा की थी। उसके ऊपर कुछ जिज्ञासा आई तो उसके पहले हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले बहुत मुझे अच्छा लगा, सुखदा दीदी गुलबर्गा से लिखती है कि आज कल का जो पूरी का उदाहरण दिया था वो उन्होंने आज साक्षात उनको करने के लिए मिला। आज किचन में जब वो कुछ भोजन बना रही थी तो बिल्कुल तेल गर्म था, किंतु गैस खत्म नहीं हुआ, उन्होंने खुद गैस को बंद कर दिया और जो तेल गर्म था उसी के साथ में और भी उन्होंने आगे भोजन बनाया है। किंतु बोल रही है कि चिंतन इतना शुरू हो गया कि प्रथमोपशम 3 करण, द्वितीयोपशम 3 करण, आयु खत्म हो गई, क्षयिक सम्यक दृष्टि की प्रोसेस, ये सारे सभी का स्वाध्याय किचन में ही शुरू हो गया। बहुत बहुत अच्छा लगा दीदी। इसी प्रकार से अगर हम लोगों का उपयोग लगता रहे, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हमारा उपयोग लगता रहे, तो भगवान बनने में हमें देरी नहीं लग जाएगी। हर रोज अगर इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो बहुत बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। अर्चना जैन दीदी भरूच, मेरे ख्याल से दीदी जुड़ चुके हैं। अगर जो लोगों के नाम है अगर हैंड रेस करेंगे तो आपसे डायरेक्टली बात हो सकती है। चलिए, अर्चना दीदी आप जुड़ चुकी हो। हाँ, अनम्यूट किया है आपको। इन्होंने पूछा कि वर्ग में जो एक एक अणु बढ़ रहा है उनके गुणधर्म क्या होंगे, क्या एक सारे समान होंगे? नहीं, यहाँ पर एक बात समझनी है आपको। जब वर्ग की चर्चा करते हैं तो या वर्गना की जब करते हैं तो समान गुण वाले परमाणु इकट्ठा आकर के वर्गनाएं बनती है। किंतु एक ही वर्गना नहीं बन रही है। वर्गना प्रति समय में जो बन रही है वो एक नहीं बन रही है, वो अनंतानंत वर्गनाएं प्रति समय बन रही है। और एक वर्गना में अनंतानंत परमाणु है, तो उसमें समानता कहीं पर होगी कहीं पर नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग वर्गनाओं की चर्चा करो तो समानता एक साथ नहीं होगी। जैसे आपने आम वाला उदाहरण बनाया था कि दो आम इसके हैं, दो आम उसके हैं, पूरा एक साथ मिला दे, इस टाइप से हो जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आपको समय प्रबंध की अपेक्षा से लगाना है। समय प्रबंध की अपेक्षा से, वर्गना की अपेक्षा से लगाना कि ये अलग अलग संख्या के, यहाँ पर बाकी चीजों को गौण किया गया है, संख्या की अपेक्षा से यहाँ वर्णन चल रहा है। ठीक है। और गुणों की अपेक्षा से जो वर्णन आएगा वो आगे स्कंद कैसे बनते हैं इन चीजों की अपेक्षा से वर्णन आ जाएगा। जी। चलिए, क्योंकि स्कंद जो है एक परमाणु से ज्यादा से बनते हैं। स्कंद बन जाता है। अब उसमें भी स्कंद में भी फिर स्कंद में सबसे छोटा स्कंद जो है वो स्कंद प्रदेश की अपेक्षा से आएगा, बड़ा वाला स्कंद देश की अपेक्षा से आएगा, उससे बड़ा वाला जो है वो स्कंद की अपेक्षा से आएगा। किंतु उसकी परिभाषा स्कंद करके ही आती है। जी। और वर्गना इतनी छोटी नहीं होती है। वर्गना जो है इतनी छोटी नहीं होती, क्योंकि वर्गना में कम से कम अनंतानंत वर्ग आते ही आते हैं, अनंतानंत परमाणु आते ही आते हैं। ये बात को समझना। दूसरा है, 4 वर्गना है जो उपयोग में नहीं आती है, वे क्या अग्राह्य वाली कहलाएगी या शून्य वाली कहलाएगी? देखो, दो चीजों को बढ़िया भली भांति से आप लोग समझ लेना। अग्राह्य और शून्य। अग्राह्य ये जीव की अपेक्षा से वर्णन है, और शून्य उनका स्कंद की होती तीनों कालों में कभी भी वो वर्गनाएं बनती ही नहीं है। है। अच्छा। हम्म। शून्य का अर्थ यह है कि उस रेंज में, उस संख्या में, शून्य क्या है? ऐसी रेंज, ऐसी संख्या, ऐसी वर्गनाओं की संख्या जिनमें वर्गना बनती ही नहीं है। इसको भली भांति समझना, बड़ा कंफ्यूजन वाला जी। ये स्टेट है। ठीक है। तो वर्गना बनती नहीं है का मतलब क्या है? संख्या तो है। संख्या है मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप जी। लोगों ने ग्रुप बनाए अपने, मान लो कहीं पर स्कूल है, स्कूल का कोई कार्यक्रम चल रहा है और उन्होंने ग्रुप बनाए। कितने नंबर के बनाए? पहले में एक ही बच्चा है, दूसरे में 2 ग्रुप का बच्चा है, तीसरे में 3 का है, 4 बच्चों का ग्रुप है, 5 बच्चों का ग्रुप है, 6 का ग्रुप है, और डायरेक्टली 8 का ग्रुप है, 9 का ग्रुप है, 10 का ग्रुप है। तो 7 का ग्रुप है क्या? नहीं नहीं। है। तो 7 वाली संख्या तो है, 7 नंबर की संख्या तो है, किंतु ग्रुप बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। वैसे ही यहां पर जब अनंत 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 के ऊपर जब आप चले जाते हो तो वहां पर अगला वाला अनंत तो है, संख्या की अपेक्षा से है, किंतु उतने परमाणुओं का स्कंद अभी भी तीनों स्कंद का नहीं
नहीं बनता, उतनी परमाणु की संख्या का या उतनी संख्या के परमाणुओं का स्कंद कभी भी नहीं बनता है, तीनों इसीलिए कालों में। शून्य कहा, इसलिए उसको शून्य कहा। तो फिर और कितने का बनता है, क्योंकि ये एक एक ही ऐड करते जाएंगे। आपको एक समझना है कि वर्गना कैसे बन रही है, एक एक परमाणु को जोड़ करके बन रही है। तो जो अनंताणु परमाणु यहां पर है, अनंत अनंत के परमाणु यहां पर है, उसमें एक परमाणु डालने से वर्गना बनती है क्या? तो बोले शून्य प्रकार की है, नहीं बनेगी। उसमें और एक परमाणु डालूंगा तो परमाणु वो वर्गना बनती है क्या? नहीं बनती है। और एक डालूंगा तो वर्गना बनती है क्या? नहीं। और एक डालूंगा तो बनती है क्या? नहीं। ऐसे डालते 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 अनंत परमाणु चले गए, वहां तक तो नहीं बनी, और फिर उसके लेकिन ऊपर एक अगले परमाणु वही डालने से बनी। बन गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, बीच में खालीपन रह गया ना, यहां पर वर्गनाएं बनी नहीं। तो जहां वर्गना नहीं बनी है उसको शून्य वर्गना कहते हैं, मतलब उस खालीपन को शून्यता कहते हैं, या शून्य वर्गना। क्योंकि आप वर्गना की बात कर रहे हो, शून्य वर्गना क्यों इसलिए कहते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि भाई इनको 23 प्रकार में क्यों रखा है? तो 23 प्रकार में इनको निरंतरता दिखाने के लिए रखा है, निरंतरता। लेकिन ये तो शांत में आ जाएगी ना भैया, हाँ, क्योंकि वहां तो गैप आ गया ना। गैप आ गया, पहले एक मिनट सुन लो इसको, कि ये गैप तो आ गया, ये शून्य तो बना, तो इनको रखा क्यों है फिर 23 वर्गना में? जी। 23 वर्गना में क्यों रखा है इसको? तो आचार्य कहते हैं चूंकि यहां पर ध्रुवता की बात है, चूंकि यहां पर अगर हम एक अणु परमाणु की वहां से अगर हम लोग शुरुआत करते हैं और महास्कंद तक जब पहुंचते हैं, तो बीच के 4 शून्य की जो स्थान है उनको हटा दे और सांतर निरंतर वाले को हटा दे, तो बाकी सभी के सभी अगर हम देखेंगे वर्गनाएं, वो एक एक परमाणु को बढ़ा बढ़ा करके, एक एक परमाणु को बढ़ा बढ़ा करके, एक एक परमाणु को बढ़ा बढ़ा करके बन रही है। आया ना? ऐसी बन रही है। तो चूंकि इसके पहले भी वर्गनाएं है, इसके बाद में भी वर्गनाएं हैं, इसीलिए इनको बीच में ये खाली पने रखे हुए हैं, और उनको भी चूंकि ये वर्गना के समूह का एक भाग है, इसलिए उनको भी एक वर्गना कह दिया। तो शून्य वर्गना का अर्थ होता है ऐसा रिक्त स्थान कि जहां पर संख्या की अपेक्षा से, कौन सी संख्या की अपेक्षा से? एक एक परमाणु के बढ़ते हुई संख्या की अपेक्षा से कोई स्कंध नहीं बनता, कोई वर्गना नहीं बनती। ठीक है, इसीलिए उसको शून्य कहा गया। तो शून्य में, शून्य के जितने स्थान है, 4 स्थान है, उनमें वर्गना बनती ही नहीं है। और यहां पर अग्राह्य वर्गना लिखी हुई है, वो वर्गना जीव की अपेक्षा से ग्रहण नहीं की जाती, किंतु उतनी ही जगह पर अग्राह्य क्यों लिखा है? क्योंकि उसके पहले की और उसके बाद की वर्गना जीव ग्रहण करता है, बीच वाली वर्गना जीव ग्रहण नहीं करता। वहां पर वर्गना बनती है किंतु जीव के काम की नहीं है, इसीलिए वो ग्रहण नहीं करता है। अग्राह्य समझ में आ गया? इतना कठिन नहीं है, हाँ तो बोलो जल्दी से। आप मार्केट में जाते हो, सब्जी वाली के पास में उसने लाइन से सब्जियां लगा के रखी है, आपने एक पहले नंबर की सब्जी ले ली, उसके बाद की नहीं ली, तीसरे नंबर की ली, चौथे की नहीं ली, 5 नंबर की उसके बाजू में जो थी वो ले ली। तो 5 गट्ठे रखे थे, उसमें से आपने 3 उठा लिए, उसके बीच वाले 2 नहीं उठाए। तो आप ग्राहक हो, आप ग्राहक की अपेक्षा से वो सब्जी वाली क्या कहेगी, वो जो 2 नहीं उठाई है वो इनकी अपेक्षा से अग्राह्य है, इनको नहीं चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी। आ गई बात समझ में? वहां पर है तो सही, बनी तो है, सब्जी है वहां पर, स्थान रिक्त नहीं है, स्थान रिक्त नहीं है, इसीलिए उसको अग्राह्य कहा, क्योंकि उसके पहले और आगे की जो वर्गना है वो जीव ग्रहण करता है। और शून्य में क्या होगा, वहां पर सब्जी होगी ही नहीं, उस स्थान पर होगी ही नहीं, मतलब अगर बनी ही नहीं तो क्या लेगा, कौन लेगा? कुछ नहीं लेगा। ठीक है, इस प्रकार से अग्राह्य और शून्य, इन 2 चीजों को समझना। तीसरी एक बात महत्वपूर्ण समझना, जो आहार वर्गना है, आहार वर्गना के नीचे वाली जितनी वर्गना है, उन वर्गनाओं को भी जीव ग्रहण नहीं करता। मैंने कल इसको वापस बताया था, वापस बता रहा हूं मैं आप लोगों को। उनको भी नहीं ग्रहण करता, किंतु उसको अग्राह्य नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि उसमें से जीव कुछ भी ग्रहण नहीं करता है, आगे वाले 2 के बीच वालों को नहीं ग्रहण कर रहा है, इसीलिए वहां पर विशेषता से उनको नंबर लिखा है। अगर हम पहले से शुरू करते हैं तो उन उन वर्गना के समूहों को विशेषता की अपेक्षा से वहां पर नामकरण किया गया है।
हर एक जगह पर एक एक परमाणु से ही वर्गना बढ़ रही है, एक एक परमाणु से वर्गना बढ़ रही है। तो पहले सिंगल एक अणु वाली वर्गना, दूसरी संख्यात अणु वाली वर्गना, तीसरी असंख्यात अणु वाली वर्गना, चौथी अनंत अणु वाली वर्गना। अब इसके ऊपर जितनी भी बनेगी, अनंत में एक परमाणु डालो, दो डालो, तीन डालो, चार डालो, पांच डालो, अनंत की अनंत ही रहेगी कि नहीं रहेगी। अब अनंत शब्द आगे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आदि दीपक बन गया। दीपक को लगा लेना, यहां पर आदि दीपक बन गया अनंत अणु जो है वो, क्योंकि यहां से आगे वाली सभी वर्गनाएं जो है वो अनंत अणु वाली बन जाएगी। वैसे ही पहली ध्रुव वर्गना जहां पर लिखा है वो अंत दीपक होगा, जहां पर चित्रकल वाला लगा देते हैं। देखो, संख्यातानु, असंख्यातानु, अनंतानु, उसके बाद में अनंतानु। अनंतानु शब्द जो है ये आदि दीपक है। यहां से आगे वाली महास्कंद तक बनने वाली सभी वर्गनाएं जो है वो प्रत्येक वर्गना में कम से कम अनंतानु होंगे ही होंगे, अनंत से ज्यादा ही होंगे। तो ये आगे की सारी अनंतानु वर्गना है वो आदि दीपक बन जाएगा। अब आगे चलिए, आपको आहार वर्गना, तेजस वर्गना, ये दोनों वर्गना जीव लेता है, उसके बीच वाली नहीं लेता है, उसको अग्राह्य कहा। तेजस और भाषा लेता है, उसके बीच वाली नहीं लेता, उसको अग्राह्य कहा। भाषा और मनो लेता है, उसके बीच वाली नहीं लेता है, वह अग्राह्य कहा। मनो लेता है, कार्बन लेता है, उसके बीच वाली नहीं लेता है, उसको अग्राह्य कहा। ये जीव की अपेक्षा से वर्णन है। आगे ध्रुव वर्गना लिखा। ध्रुव वर्गना मतलब इसके अंत तक, ध्रुव वर्गना के उत्कृष्टता अंत तक सारी वर्गनाएं अब तक जो बनी है वो एक एक अणु को मिला मिला करके, एक एक अणु को मिला मिला करके बनी है। इसीलिए ये ध्रुव वर्गना जो नाम है वो अंत्य दीपक है, ये अंत्य दीपक है। यहां तक की सारी जो है वो एक एक परमाणु को बना करके बनी है। बात समझ में आ रही है। अब यहां से आगे जो सांतर निरंतर जो है, वो सांतर निरंतर में क्या होता है, एक परमाणु वाली ध्रुव का जो उत्कृष्ट है उसमें एक परमाणु डाल दिया, एक परमाणु डालने से सांतर निरंतर की जघन्य बन गई। फिर एक परमाणु डाला, फिर एक परमाणु डाला, एक परमाणु डाला, एक परमाणु डाला, ऐसे कुछ स्थान जाने के बाद अब रिक्तता आ गई। अब रिक्तता आ गई मतलब ऐसे कुछ स्थान हैं वो खाली जाते हैं, उनमें कोई वर्गना बनती ही नहीं, उनमें कोई वर्गना बनती नहीं। उसके आगे जाएंगे, वो गैप चली जाने के बाद में फिर से मतलब ध्रुवता खंडित हो गई कि नहीं हो गई, खंडित हो गई, यहां पर खंडित हो गई। तो जब तक चल रही थी तब तक निरंतर थी, जहां खंडित हो गई वो अंतर सहित हो गई, इसलिए उसको सांतर कहा। उसके बाद में फिर से एक परमाणु वाला या फिर संख्यात वाली या असंख्यात वाली जो है वो शुरू हो जाएगी। फिर थोड़े समय के बाद में एक गैप आ जाएगा, उस गैप में कोई वर्गना नहीं बनेगी, संख्या की अपेक्षा से कोई वर्गना नहीं बनेगी। फिर अंतर आ गया, फिर थोड़ी देर के बाद में चलेगी। ऐसा करते 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 सांतर निरंतर का उत्कृष्ट आ जाएगा। किंतु जब बनेगी तब अब अनंत वाली बनेगी, अब बनेगी तो अनंत वाली बनेगी। अब सांतर निरंतर की जो उत्कृष्ट हो गई उसके ऊपर एक परमाणु डाल दिया, कोई वर्गना बनी ही नहीं। दो परमाणु डाले, वर्गना बनी ही नहीं। तीन परमाणु डाले, वर्गना बनी ही नहीं। तो इस स्थान को, पूरा का पूरा स्थान जो है ये खाली रहा, इसको कहा शून्य स्थान। क्लियर है। और ऐसा शून्य वाला स्थान जहां पर खत्म हो गया वहां पर एक परमाणु डाल दिया तो प्रत्येक शरीर की जगन्य वाली वर्गना बन गई। तो इस प्रकार से चलाते चलाते चलना। ठीक है। अब एक प्रश्न यहां पर हमारी सुजाता दीदी ने पूछा था, वो पूछ रही थी कि जीव जितना चाहिए उतनी वर्गना लेगा, फिर वो संख्यात असंख्यात अनंत ऐसे क्यों लेता है। नहीं दीदी, ऐसे संख्यात असंख्यात अनंत नहीं लेता है। वो कम से कम, आपने बिल्कुल सही कहा, जो चाहिए उतना वही लेता है, किंतु जीव को अनंत वाली ही चाहिए। जीव को संख्यात असंख्यात वाली नहीं चलती और अनंत वाली भी नहीं चलती। तो कौन से अनंत वाली चलती है,
तो अनंताणु के उत्कृष्ट के ऊपर जब एक परमाणु डालने से जो आहार वर्गना बन जाती है, वो जीव को चाहिए। जीव उसे ग्रहण करता है, जैसे बकरी के जैसा, जो चाहिए वही घास खाएगी। तो जीव कौन कौन सी लेता है वर्गना? आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और कार्बन वर्गना। ये 5 प्रकार की वर्गना ही जीव को उपयुक्त है, वो उतनी ही लेता है। ठीक है, उसके नीचे की उसको उपयुक्त नहीं है, इसलिए नहीं लेता है। तो जीव जो ले रहा है, आहार वर्गना जो ले रहा है, उसकी भी एक वर्गना में अनंतानंत परमाणु है, और ऐसे अनंतानंत वर्गना वो एक समय में लेता है। ठीक है, चलिए अर्चना दीदी, आपका क्लियर हो गया सब? हाँ, ये आप इतने प्रश्न आपने हमको पूछे थे, उसका वर्णना दे दिया है। ठीक है, तो 4 वर्गना जो उपयोग में नहीं आती है वो शून्यवादी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर निर्मला दीदी जयपुर से, नए प्रश्न अभी हम नहीं लेंगे, जो कल वाले पहले उसको पूर्ण करना है। डॉक्टर निर्मला दीदी अगर है तो हैंड रेस करें कृपया। हाँ, दीदी आपको अनम्यूट किया है। नमस्ते महाराज जी, वंदना। दीदी ने यहाँ पर भेजा है कि एक जीव का वर्गनाओं से शरीर बनने के बाद में जब बीच में आहार वर्गना के बाद अग्राह्य ही आ जाती है, तेजस के बाद अग्राह्य आती है, उसको भी पार करना होता है। तो जिस प्रकार एक सीढ़ी पर हम कदम रखते हैं और जो दूसरी सीढ़ी है वहां पर एक पुल चालू हो जाता है, तो उस पुल को जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हमें आगे की सीढ़ियां, भाषा वर्गना चाहे मनोवर्गना, पूरी नहीं मिलेगी। ऐसा समझ में आया है। देखिए, ये तो बनने की अपेक्षा से हो गया दीदी। इस सीढ़ी का जो आपने उपमा दी है, तो जैसे सीढ़ी में एक एक पादान ऐड होती जाती है, वैसे यहां पर भी एक एक सीढ़ी जो है वो उसमें ऐड होती गई है। ये ऐड तो होती गई है, किंतु ऐसा मत समझना कि आहार को लिए बिना तेजस को नहीं लेगा। आहार को लेना, तेजस को लेना, भाषा को लेना, मनो को लेना, कार्बन को लेना, ये सब पैरेलल चल रहा है, एक के बाद एक नहीं। जिस चीज को हमको जरूरत है वो डायरेक्ट आ रहा है, एक के बाद एक नहीं। जैसे आप दुकानदार में जाने के बाद आपने पहले गेहूं मांगा, पहले गेहूं मिला। गेहूं एक आदमी सामने, एक ही आदमी है आपको देने वाला तौल करके, तो वो आपने उसको तो लिस्ट दे दी है, किंतु वो एक साथ नहीं दे सकता है। पहले वो आपके लिस्ट में पहला आइटम जो है वो तौल के दे दिया, वो खत्म होने के बाद उसने दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, फिर चौथा दिया, ऐसे क्रम क्रम से दे दिया दुकानदार के उस नौकर ने आपको तौल तौल करके। ऐसी चीज यहां पर नहीं होती है। यहां पर समझना, अगर आपको 5 चीजों की जरूरत है तो आपके सामने 5 नौकर खड़े हैं दुकानदार के, और हर एक एक चीज को डायरेक्टली आपको तौल करके दे रहा है। मतलब एक के बाद एक को रुकने की जरूरत नहीं है, सारी एक साथ आपको मिल रही है। इस प्रकार से समझ लेना। कर्म के स्कंद बनने तक और कर्म के स्कंद बनने के बाद में ये वर्गना सांतर निरंतर के रूप में महास्कंद में फैली हुई है। नहीं, ऐसा भी अर्थ नहीं है। कार्बन वर्गनाओं में, कार्बन वर्गना के ऊपर जब एक एक परमाणु आप ऐड करते जाते हो तो उसके उत्कृष्ट के बाद में ध्रुव वर्गनाएं बनती है। उसके बाद एक करते, मतलब ये जो आपको जो सामने दिखाया गया है चार्ट है, उसके अंत में महास्कंद वर्गना बनती है। और महास्कंद के बारे में भी एक आप लोग समझ लेना, महास्कंद को भी आप एक समझ लेना। कल थोड़ा सा ये मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। महास्कंद को समझ लेना। एक प्रश्न उठा महास्कंद के बारे में कि भाई आपने तो इसमें 8 पृथ्वी की चर्चा करी, देव विमानों की चर्चा करी, पर एक विमान से दूसरा विमान तो दूर है, एक विमान से दूसरा विमान दूर है, एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी दूर है, बीच में गैप है। तो फिर इसे वर्गना कैसे माने? एक दूसरे को चिपकी हुई नहीं है, बंध को प्राप्त नहीं है, तो इसको वर्गना कैसे माने? प्रश्न समझ में आ गया? तो महास्कंद को 3 लोक के आकार का क्यों स्कंद कहा गया, क्यों उसको वर्गना कहा गया? प्रश्न समझ में आया? आ गया। देखो, हम लोगों को समझने के लिए एक बात समझ लेना। एक डिब्बा है, कौन सा डिब्बा है? जैसे मैंने कल भी बताया था, बेसन के आटे का डिब्बा है, और उसके बीच में आपने 3-4, आपने पहले बेसन डाल दिया, एक मान लो 3-4 इंच का मोटा लेयर हो गया, उसके बाद में एक कटोरी रख दी, उसके बाद आपने फिर से
बेसन का आटा डाल दिया, फिर उसके ऊपर और एक कटोरी रख दी, फिर और एक आपने बेसन का आटा डाल दिया। अगर उसके बाद में जब डब्बा पूरा हो गया, तो अगर आपको देखेंगे तो पूरा डब्बा जो है वो बेसन की आटे की अपेक्षा पूरा का पूरा डब्बा जो है वो फुल भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। अगर कोई चीज फुल भरी हुई है तो सारी अंदर की चीजें एक दूसरे को स्पर्श करती है कि नहीं करती है? करती है। पर यहां पर कटोरी कटोरी को स्पर्श कर रही है क्या? नहीं। अगर हम एक अपेक्षा से देखेंगे तो बोलेंगे कटोरी कटोरी को स्पर्श नहीं कर रही है, किंतु दूसरी अपेक्षा से देखेंगे तो कटोरी बीच वाले बेसन के आटे के कणों के द्वारा एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। ऐसे ही यहां पर 8 पृथ्वियां, ऐसे ही देव विमान, ऐसे ही 5 मेरु एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि उसके बीच में जो हमें खाली जगह दिख रही है वो खाली जगह क्या है? वहां पर या तो वायु है या तो वहां पर जल है। तो जल और वायु क्या है? वो भी तो पुद्गल है, उसके भी तो परमाणु है। वो है सूक्ष्म, वो है सूक्ष्म, भले आंखों को नहीं दिख रहे पर है तो सही। और वो एक दूसरे को चिपके हुए हैं। तो सुदर्शन मेरु विजय मेरु को चिपका हुआ है। कैसे? उसके बीच के जितने भी परमाणु वायु और जल के हैं वो एक दूसरे को चिपके हुए हैं। तो 2 मेरु को 2 कटोरी के जैसा समझ लेना। वो और बीच में जो सूक्ष्म परमाणु हैं वायु और जल के, वो बेसन के आटे के कण समझ लेना। तो उनको एक दूसरे को चिपक रहे किसके थ्रू? वो बीच वाले जो सूक्ष्म रेणु हैं, सूक्ष्म परमाणु है, उनके द्वारा ये एक दूसरे को चिपके हुए हैं। अब लोकाकाश की तरफ देख लेना। पूरे लोकाकाश में पुद्गल की वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है, एक दूसरे को चिपक रही है। तो अब ये जो पुद्गल जो 3 लोक में 3 लोक के आकार का जो बना हुआ है, वो जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है अंदर इन छोटे 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 वर्गणाओं के द्वारा, उन वर्गणा की अपेक्षा से जब देखा जाएगा तो इन सभी वर्गणा से मिलकर के जो लोक का एक आकार बन गया है, वो पूरे लोक का आकार महास्कंद वर्गणा कहा जाता है। और वो एक ही है। महास्कंद वर्गणा कितनी है? महास्कंद वर्गणा एक ही है। ये बनती बहुत सारी चीजों से है। कौन कौन सी चीजों से बनी है? 8 पृथ्वियां, जो जो ठोस चीजें हैं, 8 पृथ्वियां, विमान, देव विमान, 5 मेरु। इतना ही नहीं, आपके और हमारे शरीर, पेड़ पौधे, तिर्यंचों के शरीर, देवों के शरीर, नारकियों के शरीर, जितने जितने पुद्गल, आपके घर का सोफा, टेबल, कुर्सी, घर, जितने भी पुद्गल बने हुए हैं वो सभी पुद्गल एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। और इन्हीं के द्वारा एक ही अखंड, अखंड इसलिए कहा क्योंकि लोक का एक ही आकार है। तो उस एक आकार की अपेक्षा से महास्कंद वर्गणा एक ही है और बनी इन सब चीजों से है। महास्कंद के बारे में कंफ्यूजन क्लियर हो गया? पंकज जी, हाँ चर्षी। अभी जो आपने उदाहरण दिया ना, संपूर्ण लोक में परमाणु एक दूसरे से संलग्न है, इस अपेक्षा इसको महास्कंद कहा गया। तो क्या एक दीवार खड़ी कर दिया और उसमें से 1 2 4 ईंट निकाल दिया, हटा दिया, तो इसी प्रकार ये 3 लोक में जितने भी वस्तुओं का अपन लेन देन उठक पटक इधर से उधर वगैरह कर रहे हैं, तो क्या उस महास्कंद में व्यत्यय नहीं आता है क्या? फिर उसमें अखंडता कैसी रहती है? हाँ, तो वो इसमें इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने बड़े 4 ईंटें बीच में से निकाल दी। ईंटें निकालने के बाद में वहां वो जगह किससे भर जाएगी? हवा से भर जाएगी। और हवा क्या है? हवा पुद्गल है और उसके अपने अपने स्कंद है, अपनी अपनी वर्गणाएं हैं, और वो वर्गणाएं एक दूसरे को चिपक रही है। और वही वर्गणा एक साइड के ईंट को और दूसरे साइड की ईंट को भी चिपक रही है, ऊपर भी चिपक रही है, नीचे भी चिपक रही है। इस प्रकार से वो सारी गैप जो है वो दूसरे पुद्गल के द्वारा भर गई, एक पुद्गल के द्वारा निकल गई, दूसरे पुद्गल के द्वारा वहां पर चिपक गई, इसलिए स्कंद अखंड बना रहा। माने यहाँ सूक्ष्म जीव वगैरह जो 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, उसके जो विस्तृत रूप से वर्गणाएं, द्रव्य कर्म और उसके 9 कर्म आदि है, उस रूप में भी तो वह सर्वत्र व्याप्त होने से ये 343 घन रज्जु प्रमाण लोक में सर्वत्र वर्गणाएं होने की वजह से भी इसको महास्कंद कह सकते। भले अपन वस्तु को 2 4 ईंटों को हटा दिया तब भी वहां पर वायु को अवकाश मिलता है,
इस अपेक्षा कहा जाए क्या? बिल्कुल, इसी अपेक्षा से ये स्कंद जो है पूरा होता है। मैं आचार्य भगवान की षटखंडागम का यहाँ पर दिखा रहा हूं, और उस गाथा के दर्शन सब लोगों को मैं करा रहा हूं। यहाँ पर देख लेना, ये प्रमाण जो है महास्कंद के बारे में। षटखंडागम 14वीं जो है, उसमें से सूत्र क्रमांक 641 यहाँ पर बता रहे हैं। सबको दिख रहा है, नीले कलर में जो लिखा हुआ है वो षटखंडागम का सूत्र है। सब लोग बड़े भक्तिभाव से दर्शन करना, उसका षटखंडागम का सूत्र है ये। और उसके नीचे उसकी हिंदी करी है, मैं वो पढ़ रहा हूं। आठों पृथ्विया, टंक, कूट, भवन, विमान, विमानेन्द्रक मतलब इंद्रक विमान आदि, विमान प्रस्तर मतलब विमान का पूरा पटल, नरक, नरक के इंद्रक, नरक के पटल, गच्छ, गुल्म, वल्ली, लता, तृण, वनस्पति आदि महास्कंद स्थान है। जितने पुद्गल, अब इसको और आप जितना चाहिए उतना आप इसको बढ़ा सकते हैं। नीचे गोमट साथ जीवकान की गाथा की अपेक्षा से बता रहे हैं। जीव तत्व प्रदीपिका गाथा क्रमांक 600 टीका जो है उसकी अपेक्षा से महास्कंद वर्गना वर्तमान काल में जगत में एक ही है। सो भवनवासियों के भवन, देवियों के विमान, 8 पृथ्वी, मेरुगिरी, कुलाचल इत्यादि का स्कंद एक स्कंद रूप ही है। अब यहां पर प्रश्न उठा, जिनके संख्यात असंख्यात योजन का अंतर है बीच में, उनका स्कंद कैसे संभव है? तो अभी जो उत्तर जो बताया मैंने, इसी के आधार पर आप लोगों को बताया। जो मध्य में सूक्ष्म परमाणु हैं, सो वे विमान आदि सूक्ष्म परमाणु, इन सबका बंधान है, मतलब ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए अंतर नहीं है, एक ही स्कंद है। इस एक स्कंद का नाम महास्कंद है, ऐसे आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। जी बराबर। आचार्य श्री ठीक है ये? हाँ, माने अपन दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे अपने 5 सिद्ध क्षेत्र है, समय, शिखर जी, चंपापुर, पावापुर, गिरनार, ये जो कि हमारे 5 सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। और एक क्षेत्र का वंदन होने पर दूसरे क्षेत्र के लिए प्रयाण करते हैं, तो फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, फिर हम कह देते हैं कि 5 सिद्ध क्षेत्रों का दर्शन करके आए। तो क्या एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र, माने एक सिद्ध क्षेत्र दूसरे सिद्ध क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार भी ये भी घटित हो सकता है? हाँ बिल्कुल, एक दूसरे से सटा हुआ ही है, बिल्कुल सटा हुआ है। किंतु यहाँ पर ऐसा कहने से नहीं चलेगा। आपकी बात सुन करके मेरे दिमाग में आ गया कि कोई ऐसी शंका निकाल सकता है, भाई मैंने समय शिखर के दर्शन कर दिए तो मेरे कैलाश के भी हो गए। भाई देखो, वहां पर क्षेत्र के जो विभाग हुए हैं, आकाश की जो पर्याय अलग अलग क्षेत्र की अपेक्षा से जो बनती है, उन एरिया से, उन क्षेत्रों से भगवान निर्माण हुए हैं। इसीलिए उनके प्रभेद की अपेक्षा से अगर हम देखेंगे, क्योंकि एकांत नहीं ले सकते हैं, कथनचित की अपेक्षा से ये वर्णन है, इस अपेक्षा से एक दूसरे को स्पर्श करने की, हवा के माध्यम से स्पर्श करने की अपेक्षा से ये सब एक ही है। ये जी, जैसे अभी आपने पंचमेरु का उदाहरण दिया, इसी प्रकार ये 5 सिद्ध क्षेत्रों का भी उदाहरण हो सकता है। और वंदना का जो विषय है, पत्यगम पत्यगम वंदा में, समगम समगम वंदा में, ये प्रवचन सार के बीच में कुंदाचरण मंगलाचरण करते हुए कहा है। माने प्रत्येक क्षेत्र का भी दर्शन हो सकता है, अथवा पंचमेरु में से एक का भी हो सकता है, अथवा समग्र रूप से भी अपन भक्ति रूप में कर सकते हैं, नंदीश्वर भक्ति अथवा जो भी चैत्य भक्ति आदि है वो उस रूप में भी। बिल्कुल 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 इस प्रकार से समझ सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को महास्कंद की अपेक्षा से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, मैना दीदी, डॉक्टर मैना दीदी हाँ चलिए, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। निर्मला दीदी आप कृपया लॉक कर देना, माइक को म्यूट करना। दीदी के 3 प्रश्न है और भला लंबा चौड़ा पेपर बना करके उन्होंने भेजा हुआ है। हम एक एक को पढ़ते हैं। यहाँ पर शरीर नाम कर्म का उदय, आयु नाम का उदय, जीव भी वही, वर्गना भी वही। जो जीव जन्म से आयु पर्यंत ले रहा है और शरीर के प्रत्येक अवयव के पास विसरसोपचय रूप में वो स्थित है, तो शरीर व अवयव का डीजनरेशन क्यों हो रहा है? तो ऐसे समय में कौन से कर्म का उदय या क्षयोपशम हो रहा है? देखिए, आपने मुख्यतः से यह प्रश्न पूछा है। जीव वही है, उसी के शरीर नाम कर्म का उदय है, किंतु आपके विसरसोपचय, कल जो चर्चा हुई थी कि मेरे हाथ के ऊपर मेरे हाथ से संबंधित विसरसोपचय है, मेरे आत्म प्रदेशों पर अपने अपने विसरसोपचय कर्म की अपेक्षा से लगे हुए हैं, और वही
कर्म में परिणत होते हैं या नौकर्म में परिणत होते हैं। आज तो यहाँ तक कहा है कि अपने विसर्जोच्च लेकर के जीव चलता है। तो अब इस बात को दीदी पूछ रही कि ये कौन से कर्म के उदय से हो रहा है और ये डीजनरेशन क्यों हो रहा है। देखो, डीजनरेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका ये स्वभाव है। किसका? उद्गल का। आप कर्म कहो या फिर नो कर्म कहो, नो कर्म पुद्गल है तो पुद्गल है तो उसका पूरन और गलन होना ये उसका स्वभाव है। क्योंकि एक चीज जिन चीजों से बनी हुई है उसमें से कुछ चीज निकलेगी, कुछ चीज नहीं आएगी, ये उसका स्वभाव है। तो इसके लिए किसी भी कर्म की जरूरत नहीं है। कर्म का असर जीव के ऊपर मुख्यतः होता है, पुद्गल के ऊपर नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि इसके लिए किसी कर्म के उदय की जरूरत नहीं है। ये अपने स्वभाव से ही पूर्ण अर्थात नई वर्गणा को ले रहा है और पुरानी वर्गणा को छोड़ रहा है। इसीलिए मानव निर्मित जो चीजें है, मानव निर्मित जो चीजें है उसमें आपको दिखाई देता है कि इसका क्षरण हो रहा है, इसकी झीज हो रही है। पहले मैं मानव निर्मित की बात करूंगा, फिर कुछ और नैसर्गिक चीजों की बात करूंगा और फिर आकृतिम की बात करूंगा। तो मानव निर्मित है, जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है, हमारे घर में बना हुआ टेबल है। टेबल की एक लाइफ है, उतनी लाइफ के बाद में वो टेबल जो है वो हिलने लगता है और उसकी मरम्मत नहीं करो तो वो टूट भी जाता है। ये क्यों हो गया? इतना ही नहीं, उसका जो सरफेस है वो उसकी हानि होना शुरू हो जाता है, घिसना चालू हो जाता है। ये क्यों हुआ? दूसरा, ये तो मानव निर्मित चीज हो गई। अब आप चलिए नदी, नदी के दोनों किनारों को देखिए। नदी के दो किनारे जो है वो दिन ब दिन पात्र जो है वो रुंद बना बना चौड़ा 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 होते जा रहा है। वहां पर जो पत्थर है वो पत्थर भी घिस रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? वहां पर पानी का ही स्रोत जो है, एक पुद्गल जो है दूसरे पुद्गल के साथ में जब घर्षण कर रहा है तब उसके परमाणु वहां से निकल रहे हैं। मतलब उसकी आय कम है, व्यय ज्यादा है। आपको हानि कहां पर पाई जाएगी? जहां पर आय कम होगी और व्यय ज्यादा होगा। इनकमिंग कम, आउटगोइंग ज्यादा होगा, वहां पर आपको इस प्रकार की चीजें स्वभावता दिखाई देगी। अब तीसरी बात आती है अकृत्रिम की। जितनी चीजें अकृत्रिम है, चैत्यालय हो, देव विमान हो, पृथ्विया हो, मेरु हो, ये सारी चीजें अकृत्रिम कहलाती है। और ये अकृत्रिम है और जो कि त्यों बनी हुई है। क्यों? आगम में वर्णन आ गया है, जितने परमाणु और जितनी वर्गणाएं उससे निकल जाती है उतनी ही उतने समय में उससे ली भी जाती है। तो पूरण और गलन तो हो रहा है, किंतु साथ में संख्या की अपेक्षा से जितना गलन हो रहा है उतना ही पूरण हो रहा है। इसलिए वो जो के त्यों बने हुए हैं। अब ये किसी पुद्गल में ये इस प्रकार की वर्गना है, किसी पुद्गल में अलग प्रकार की वर्गना है। आय और व्यय, इसका जो रेशो है वो अलग अलग होने की वजह से कहीं पर हमें जीज दिखाई देती है, हानि दिखाई देती है, कहीं पर नहीं दिखाई देती। पर ये सारी चीजें जो है ये मुख्यता से अपने स्वभाव से हो रही है। ठीक है, ये बात को समझ लेना। अब अगला, जीव तो आहार वर्गना ले ही रहा है। आहार वर्गना ले रहा है, बिल्कुल आहार वर्गना ले रहा है। वो किसकी वजह से ले रहा है? वो कर्म का उदय है, इसीलिए आहार वर्गना ले रहा है। बट आहार वर्गना लेकर के वो बंध को प्राप्त हो रही है। वो बंध को प्राप्त क्यों हो रही है? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। एक पुद्गल है, दूसरे पहले पुद्गल के साथ में वो जुड़ रहा है और पहले पुद्गल से निकल भी रहा है। ये उसका स्वभाव है। तो जो जो उम्र जाती है तो हाँ, मतलब जीव तो अपना बराबर आहार वर्गना लेगा ही लेगा, जितनी मात्रा हो उसको जरूरत। तो फिर वो बाद में आहार वर्गना कम लेना शुरू कर देता है, इसकी वजह से डिजेनरेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसका रेशो भी अगर आप देखेंगे, सिर्फ रेशो ही नहीं क्वालिटी भी चेंज होती है। इसका रेशो ही नहीं क्वालिटी भी चेंज होती है। कैसे? वर्ण में फर्क आता है, स्पर्श में फर्क आ रहा है, प्रमाण में फर्क आ रहा है। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। पहले व्यक्ति का जितना वजन था या जितना भरा पूरा बदन था, वो डायबिटीज होने के बाद में उसकी हानि होनी चालू होती है। जिसको डायबिटीज है उसका दिन ब दिन वजन घटते जाता है और वो स्लिम होते जाता है। ऐसा क्यों हुआ? तो उसके अंदर की जो मांसपेशियां है वो मांसपेशियां गल रही है, नई मांसपेशियां नहीं बन रही है। क्योंकि मांसपेशियां बनने के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो वहां पर व्यय ज्यादा है, आय नहीं है। रोग की वजह से नई मांसपेशियां नहीं बन रही है, जो है वो गल रही है। तो वहां पर आपको इस प्रकार का स्थित्यंतर देखने के लिए जीव की शक्ति कम हो रही है लेने के लिए, उसको ग्रहण करने की।
जीव के पास शक्ति है, किंतु वो उस रोग की वजह से उस शक्ति में बाधा आ रही है। ये उसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। क्योंकि रोग क्यों आ रहा है? अस्थिर नाम कर्म की वजह से आ रहा है, अशुभ नाम कर्म की वजह से आ रहा है। उसका वेदन असता वेदनी की वजह से दुखी हो रहा है, किंतु हो क्यों रहा है? वो मुख्यतः से नाम कर्म की अपेक्षा से हो रहा है। और फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो बाह्य निमित्त है कार्य होने के लिए, वो भी उसमें निमित्त है। जैसे हमारे यहाँ पर पहले बचपन में हमने सुना था, बचपन में 15-16 वर्ष हम गांव में रहे हैं, तो वहां पर इस प्रकार की बात होती थी, अरे देखो वो हमारे यहाँ का जो फला फला व्यक्ति था वो बंबई में गया था काम करने के लिए, या शादी के बाद में वो देखो वो बिटिया बंबई में ब्याही थी, अब 3-4 वर्ष के बाद में जब आई है गोरी हो गई है। तो बंबई में जाते तो लोग गोरे हो जाते हैं, ऐसा बचपन में हमने सुना हुआ था। तो कारण उसका अलग है, धूप वहां पर कम है, धूप गांव में ज्यादा थी, वहां पर ह्यूमिड था, तो उसकी अपेक्षा से थोड़ा सा वर्ण जो है, जो यहाँ पर टैनिंग होती थी, जिसको आज का आधुनिक विज्ञान टैनिंग कहता है, वहां पर टैनिंग कम होती है, यहाँ पर टैनिंग ज्यादा होती है। ये फर्क उसमें हो रहा है। तो बाह्य निमित्त भी वहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। आगे अगला प्रश्न है, शून्य वर्गना के पहले व बाद में वर्गनाओं का स्कंद बन रहा है और शून्य वर्गना में वर्गना आ रही है, तो स्कंद क्यों नहीं बनता है? देखो वहां पर वर्गना नहीं आती है। अभी मेरे ख्याल से हमने ये इसके बारे पर काफी विस्तृत चर्चा की है, तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। वहां पर वर्गना बनती ही नहीं है, आने का बनने का सवाल ही नहीं है। उस रेंज की वर्गना बनती ही नहीं है, और इसीलिए खालीपन है, उस खालीपन को शून्य कहा है। देव हो या चक्रवर्ती, जिनके पृथक विक्रिया हो रही है, जैसे सौधर्मेंद्र विक्रिया करके नंदीश्वर द्वीप जा रहे हैं, पांडुशिला पर जन्माभिषेक कर रहे हैं, पंच कल्याणक कर रहे हैं, कल्याणक में जा रहे हैं, समोशन में जा रहे हैं, विदेह क्षेत्र जा रहे हैं, एक ही समय में पृथक पृथक विक्रिया करके मुख्य शरीर विमान में है और आत्म प्रदेश अलग अलग जगह होते हुए भी मूल शरीर से कनेक्टेड होते हैं। तब डिफरेंट स्थानों में उनके योग कौन कौन से चल रहे हैं? कभी एक समय के अंदर एक कहीं कभी ऐसा भी समय आएगा कि एक समय में वो सभी क्रियाएं कर रहे हैं? अच्छा, एक समय में सारी हो रही है, तो तब कौन से योग हो रहे हैं और योग का किस प्रकार से चलेगा? देखिए बहुत बढ़िया। योग किसके होता है? परिस्पंदन होने की वजह से योग होता है, और परिस्पंदन किसमें होता है? आत्मा में परिस्पंदन होता है। और एक जीव के एक योग एक साथ में एक ही योग होता है, ये हमारे पास सिद्धांत है। तो चूंकि ये मूल एक ही शरीर, एक ही आत्म प्रदेश है, और उनके अलग अलग शरीरों के साथ में ये योग हो रहे हैं, तो भी जब भी काय योग होगा, भले हमको दिख रहा है कि ये सारी प्रक्रिया है एक साथ घट रही है, हमें लग रहा है, क्योंकि हम लोग उसके बीच की जो क्रम चल रहा है उस क्रम को पकड़ नहीं पा रहे, इतना सूक्ष्म क्रम है। तो इसीलिए हमको लग रहा है कि ये बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है, बहुत सारी चीजें एक साथ तो हो रही है, किंतु क्रम से हो रही है। हो सकता है कि एक काय योग, जो काय योग समोसरण वाले शरीर के साथ में हो रहा है और जो काय योग नंदीश्वर द्वीप वाले शरीर के साथ में हो रहा है, उनमें एक समय का तो अंतर होगा ही होगा। जब समोसरण का चल रहा है तो वो काय योग यहाँ का नहीं, क्योंकि वैक्रयिक काय योग एक ही साथ चलेगा। तो एक जब समोसरण का योग चल रहा है तब नंदीश्वर द्वीप वाला नहीं चल रहा है। नंदीश्वर द्वीप वाला जब चल रहा है तो मूल शरीर का नहीं चल रहा है। अच्छा, मूल शरीर में चर्चा कर रहे सौधर्मेंद्र महाराज, अपने देवों को उत्तर दे रहे हैं, तो वहां पर बाकी की प्रवृत्तियां तो हो रही है, बाकी के शरीर की प्रवृत्तियां तो हो रही है, किंतु मुख्यता से वचन योग चल रहा है। तो 3 योगों में से एक ही योग एक समय में चलेगा। अब इसके किस प्रकार से क्रम तय होगा? तो जिसकी प्रधानता होगी वो योग आगे होगा, बाकी के योग जो है, बाकी की जो क्रिया है वो गौण हो जाएगी और अपने अपने समय के साथ में चलेगी। इस प्रकार से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये दीदी के 3 प्रश्न थे। धन्यवाद। हाँ, बहुत ही अलग अलग प्रकार के प्रश्न आप लोगों ने भेजे हैं। चलिए, अब अलका दीदी बैंगलोर से। आचार्य जी आपको कोहोस्टिंग दी है, तो आप, अच्छा कोहोस्टिंग चली गई थी आपकी, चलिए हाँ अब दे दिया मैंने फिर से। डॉक्टर अलका डगरा दीदी बैंगलोर दीदी, हाँ अनम्यूट कर रहा हूं।
सांतर निरंतर वर्गना में कितने भी परमाणु डालने पर कोई स्कंद नहीं बनता। इस अवस्था में प्रत्येक शरीर का निर्माण कैसे होगा? नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। सांतर निरंतर वर्गना में तो परमाणु तो जा ही रहे हैं। अब इसके पहले भी हमने चर्चा करी, सांतर निरंतर में परमाणु तो जा ही रहे। ध्रुव वर्गना का उत्कृष्ट जब हो गया तो उसके बाद में एक परमाणु डालने से सांतर निरंतर की जघन्य वर्गना बन गई, और एक डाल दिया, और एक डाल दिया, और एक डाल दिया, तो ये वर्गनाएं बन रही है। और उसके बाद में बीच में ऐसे स्थान आ जाते हैं वहां पर कोई वर्गना नहीं बन रही है। तो इसीलिए वो अंतर सहित निरंतरता है, अंतर सहित ध्रुवता है, इसलिए यहां पर सांतर और निरंतर उनको कहा है। तो उसके बाद में भी बनती रहती है, उसके पहले भी बनती रहती है, उसके बीच बीच में भी बनती रहती है। सिर्फ कुछ खास स्थान जो है वो खाली हो जाते, खाली होते। उसके लिए भी मेरे पास एक शायद एक चित्र था, एक मिनट में उसको देखता हूं, सांतर निरंतरता को दिखाने के लिए। तो ये सांतर निरंतर जो है, वो सांतर निरंतर के बारे में फिर से मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो सांतर निरंतर किस प्रकार से होती है, यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देख लेना, ये सांतर निरंतर इस प्रकार से होती है। तो पहले निरंतरता से वर्गणाएं बनती है, उसके बाद में स्थान खाली हो जाता है, और उसके बाद में जो स्थान खाली होता है उस कुछ स्थान रिक्त जाने के बाद, जैसे शून्य होते हैं वैसे रिक्त होने के बाद फिर से निरंतर वर्गणाएं बनती है। फिर निरंतर वर्गना के कुछ स्थान जाने के बाद में कुछ अंतर फिर आ जाता है, कुछ स्थानों में अंतर पड़ता है, लगातार अंतर पड़ता है, तो वो सांतर कहा है। और जहां पर वर्गना निरंतर बनती है उसे निरंतरता कहा गया है। तो ये पूरे 23 वर्गना में एक ही समूह ऐसा है जहां पर एक ही समूह के अंदर वर्गनाएं बनती है, नहीं बनती है, वर्गनाएं बनती है, नहीं बनती है, संख्या की अपेक्षा से, इसलिए इनको सांतर निरंतर वर्गनाएं कहा गया है। ठीक है, चलिए। मेरे ख्याल से इसके बाद का जो प्रश्न था वो जिनका भी था उनके साथ हम लोगों ने चर्चा की है। अब सुनीता उकलकर दीदी जो है उनके प्रश्न की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हाँ, तो इनका प्रश्न था कि समान अविभाज्य प्रतिच्छेदों का एक वर्ग, ऐसे वर्गों के समूहों को वर्गना कहेंगे, और जब दूसरी वर्गना बनेगी तो एक अविभाज्य प्रतिच्छेद से बढ़ेगी, तो यहाँ जो संख्या की अपेक्षा से है वो क्या अविभाज्य प्रतिच्छेदों की संख्या की अपेक्षा से लेना है क्या? इसका वर्णन हम आगे और भी बहुत डिटेल्स में करेंगे, ये विषय अब और अगली गाथा में आ रहा है अविभाज्य प्रतिच्छेद की अपेक्षा से। किंतु यहाँ पर एक दीदी हम लोगों को समझना है कि अविभाज्य प्रतिच्छेद जो है वो मुख्यतः से गुण की अपेक्षा से कहे गए हैं। और गुण जो है वो जघन्य गुण ले लो या फिर कोई उत्कृष्ट गुण ले लो या फिर उस उद्गल का एक गुण ले लो और उस गुण के विभाग करो, उनका विभाजन करो। तो विभाजन करने से वो ऐसा विभाजन करते 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 क्या होगा, ये विभाजित किए हुए टुकड़े क्या कहेंगे? अब साक्षात टुकड़े नहीं होते हैं, एक कल्पना की अपेक्षा से आपको टुकड़े करने हैं इस गुण के, तो वो क्या कहलाएंगे? वो गुण के ही अंश कहलाएंगे, हाँ या ना? जब मैं गुण के टुकड़े कर रहा हूं तो टुकड़े किसके कहलाएंगे? टुकड़े शब्द को मैं अंश शब्द से बदल देता हूं, तो ये अंश किसके होंगे? गुण के ही अंश होंगे। और जब मैं टुकड़े के दो, दो के चार करता जा रहा हूं तो एक समय ऐसा होगा कि अब इसका विभाजन करना पॉसिबल नहीं है, अब इसका विभाजन करना पॉसिबल नहीं है, तो वो कहलाएगा उस गुण का अविभाज्य प्रतिच्छेद, सबसे जघन्य अंश, जघन्य गुण का भी जघन्य अंश कहलाता है। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। देखो एक शक्ति का अंश कहलाएगा क्या? हाँ हाँ दीदी, शक्ति का अंश कहलाएगा। बिल्कुल सही है, शक्ति का अंश। कौन सी शक्ति? गुण की शक्ति का अंश। और ऐसा अंश जिसका विभाजन किया नहीं जाता वो सबसे छोटा अंश है। अब देखो इसको उदाहरण से हम समझते हैं, क्योंकि गुण के टुकड़े करना ये कहने के लिए तो ठीक है, बस समझना भी तो चाहिए कि करते क्या है। देखो एक गुलाब जाम है, एक गुलाब जाम की जितनी मिठास है, एक गुलाब जाम की जितनी मिठास है, उस मिठास की जगह पर दूसरे किसी डायबिटिक व्यक्ति ने एक गुलाब जाम बना दिया। अब उसने क्या किया? आधी ही शक्कर डाल दी। पहले गुलाब जाम में जितनी आधी चाशनी में जितनी शक्कर थी, इसमें उन्होंने आधी डाल दी, तो उस गुलाब जाम की मिठास कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। एक तो बड़ी है, हाँ। उसको हमने 100% पकड़ा है, जो अच्छा वाला अच्छा खासा मीठा है, और डायबिटीज वाले ने जो बनाई उसको क्या कहेंगे? उसकी मिठास
आधी हो गई, आदि आधी मिठास हो गई। तो मिठास गुण का आधा कर दिया कि नहीं कर दिया आपने? कर दिया। अब इसको भी और आधा करो, इसको और भी कम आधा करो, तो 1/4 मिठास हो गई। उसको भी करो, 1/8 हो गई। उसको भी करो, 1/16 हो गई। ऐसी मिठास को कम करते 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 करते, मतलब जितनी मिठास आएगी उसकी आधी मिठास, उससे आधी मिठास, उससे आधी मिठास, करते 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 एक समय ऐसा आएगा भैया इससे कम मिठास नहीं हो सकती, क्योंकि इसके आगे जाओगे तो वहां मीठापन का एक भी अंश नहीं बचेगा, ऐसा आप लोग कहोगे। तो वो जो अंतिम मिठास का जो अंश है वो मिठास गुण का एक अविभाग प्रतिच्छेद है। समझे? अब ये समझ में आएगा क्यों गुलाब जामुन से जुड़ी हुई बात है। समझने के लिए इजी हो गया कि नहीं हो गया? पहले मैंने जो कहा था आगम के शब्दों में, मैंने अभी आपको वही बताया। और ऐसा आप लोग देखते कि नहीं देखते हैं? भाई फीका बन गया, चाय फीकी है। कितनी फीकी है? तो 2 चम्मच की जगह पर 1 चम्मच डालेंगे तो चाय आधी फीकी हो जाएगी। मतलब चाय में जो मिठास है वो मिठास गुण है कि नहीं है? उस गुण को हमने आधा कर दिया, उसको और आधा कर दिया, उसको और आधा कर दिया। इसी प्रकार भाव जो होते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसमें द्रव्य की अपेक्षा से सबसे छोटा कण क्या है? द्रव्य को हम तोड़ते जा रहे, 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 अंदर क्या बचेगा? परमाणु। तो द्रव्य की अपेक्षा से परमाणु। क्षेत्र को आधा क्षेत्र, उससे आधा क्षेत्र, उससे आधा क्षेत्र, उससे आधा क्षेत्र करते जा रहे, अंत में क्या बचेगा? एक प्रदेश। काल को आधा करते जा रहे, समय आधा मिनट को 1/4 मिनट कम करते जा रहे, जा रहे, जा रहे, जा रहे, अंत में क्या बचेगा? एक समय बचेगा। तो काल की अपेक्षा समय, द्रव्य की अपेक्षा परमाणु, क्षेत्र की अपेक्षा से प्रदेश, काल की अपेक्षा से समय, और भाव की अपेक्षा से पीडीएफ में लिखा तो था अविभाग प्रतिच्छेद, किंतु समझे कैसे? भाव के अविभाग प्रतिच्छेद मतलब क्या है? भाई देखो, कोई पड़गान के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ कर रहा है, या दर्शन बड़ी श्रद्धा के साथ गदगद होकर के कर रहा है, तो उसकी ताकत है कि नहीं? उस विशुद्धि की, उन भावों की ताकत है कि नहीं है? बहुत है। और दूसरा, अरे आज घर वालों ने चौका लगाया है इसलिए बेचारा पड़गान के लिए जबरदस्ती खड़ा किया है, उसको जाना था बाहर, वो जबरदस्ती खड़ा किया है, तो उसकी जो परिधान करने की जो विशुद्धि है वो पहले वाले से कितनी है? आप बोलेंगे 1 दशांश है। तो गुण जो है, विशुद्धि गुण यहां पर कितना हो गया? 1 दशांश हो गया। अब उस विशुद्धि गुण को और कम करते जाओ, और एक समय ऐसा आएगा आप बोलोगे भैया ये गुण, अभी गुण का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जैसे इसके आगे इसको मीठा कहेंगे ही नहीं कहेंगे, वहां तक पहुंच गए। तो वो जो अंतिम शक्ति का अंश है, क्योंकि गुण क्या है? शक्ति है, भले जीव की हो भले पुद्गल की हो, किंतु वो शक्ति गुण की है। तो वो गुण की शक्ति का जो अंतिम अंश है, अंतिम टुकड़ा है, अब उसके टुकड़े नहीं होते इसलिए उसको अविभागी कहा। और प्रतिच्छेद का अर्थ होता है अंश। ऐसा अंश जिसका अब और आगे टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसको कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद। तो ये भाव की सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है। यही यहां पर मिठास में भी लगा रहे, इसी को अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से, गुण की अपेक्षा से लगा रहे। और यही केवल ज्ञान या ज्ञान को भी लगाया जाता है। भाई इसका ज्ञान बहुत ज्यादा है, इसका ज्ञान कम है, कितना % कम है? तो उतने अविभाग प्रतिच्छेद कम हो गए। और अंत में टुकड़े का ज्ञान कम 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 करते हुए जो सबसे अंतिम ज्ञान रहेगा, क्योंकि ज्ञान 0 तो नहीं होगा, तो अंतिम ज्ञान जो रहेगा वो ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद कहलाएगा। क्लियर है? सुनीता दीदी की अपेक्षा से, उनकी वजह से अगली गाथा का भी कुछ भाग यहां पर हो गया। चलो, हेमांग दीदी को बड़ा अच्छा लग रहा है, व्यक्त कर रही है। वंदना भैया जी। दीदी क्लियर है? बहुत हाँ, अविभाग भैया जी, प्रतिच्छेद नहीं है। मेरा यहाँ अनुभाग की अपेक्षा से नहीं लेना है, गुण की अपेक्षा से लेना है। अभी जो चर्चा चल रही है यहाँ पर संख्या की अपेक्षा से लेना है, परमाणु की संख्या की अपेक्षा से लेना है। परमाणु के गुणों की चर्चा करेंगे तब गुण की चर्चा, मतलब अविभाग प्रतिच्छेद की चर्चा, अच्छा चलेगी। क्योंकि एक गुण में बहुत सारे अविभाग प्रतिच्छेद होंगे। हाँ, पर आगे ये वर्णन आएगा। अभी जैसे हमने शरीर की अपेक्षा से देखा, तो भाई शरीर में संख्या की, वर्गना की संख्या की अपेक्षा से कम कौन है, ज्यादा कौन है? अवगाहना की अपेक्षा, आकार की अपेक्षा से किसकी वर्गना बड़ी है, किसकी छोटी है? और तीसरा ये भी आएगा कौन से शरीर में अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है और किसमें कम है।
सबसे ज्यादा अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं कार्बन शरीर में, सबसे कम होते हैं औदारिक शरीर। ये इस प्रकार से आएगा। और स्थूलता एग्जैक्टली इससे उल्टा है। स्थूलता औदारिक शरीर में ज्यादा है और कार्बन में कम है, क्योंकि ये आगे चित्रों के द्वारा भी होगा, बट अविभाग प्रतिच्छेद वाली जो चीज है यहां पर अभी गौण की गई है, आगे उसकी भी चर्चा आएगी। ठीक है दीदी, हाँ वंदना भैया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित जितने प्रश्न थे वो सारे प्रश्न आ गए हैं। हमारे पास 10 मिनट और है, तो इसलिए आज जो लोग चर्चा करना चाहते हैं उनकी अपेक्षा से ले सकते हैं। विजय लक्ष्मी दीदी कहाँ चले गए? उसके बाद प्रमोद जी, उसके बाद सुनीता दीदी। विजय लक्ष्मी दीदी उपस्थित है ना? हाँ चलिए, अब आपका प्रश्न लेंगे, क्योंकि आज सबसे पहला हाथ आपने ऊपर किया था। पूछिए। मैं सोच रही थी आहारक जो वर्गणा है, आहार वर्गणा में 3 है, औदारिक, वैक्रिक और आहारिक। तो मैं सोच रही थी आहारक जीव बहुत कम है तो भी उसके वर्गणों बहुत है, क्योंकि आप डायग्राम में वैसा बताए थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, मतलब मेरा औदारिक पण बहुत संख्या है, पण उसके वर्गणा थोड़े है। पर यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि औदारिक शरीर बनने के लिए जितने वर्गणाओं की जरूरत होती है उससे कई ज्यादा वर्गणाओं की जरूरत आहारक शरीर को लगती है, क्योंकि आहारक शरीर ज्यादा ठोस है। जैसे कपास अगर लेंगे, एक कपास लेंगे, 1 किलो कपास ले लिया और 1 किलो लोहा ले लिया। अब बताओ, घनता की अपेक्षा कपास स्पेस ज्यादा लगेगा और दूसरे का है ठोसता, उसकी डेंसिटी। तो जहां शरीर तो 1 हाथ का ही बनना है, हमारा और आपका शरीर अभी 6 हाथ का 5 हाथ का बना हुआ है। 5 का हाथ का तो पक्का बनता ही बनता है, 4-5 हाथ का तो अभी आजकल तो बनता ही बनता है। तो इतना शरीर बनाने के लिए जितनी वर्गणाएं चाहिए उससे कई ज्यादा वर्गना, कई गुना ज्यादा वर्गना वो 1 हाथ का पुतला बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि 1 हाथ का पुतला बनाने के लिए उसकी ठोसता ज्यादा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए कम जगह में ज्यादा भरना है। हाँ, ऐसा ही हम लोग एक सूक्ष्म निगोदिया जो जीव है उसको भी तो मतलब ज्यादा डेंसिटी लगती, ज्यादा परमाणु, क्योंकि लास्ट को है वो सूक्ष्म चर्चा मैंने अभी तक नहीं करी है। सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद और प्रत्येक शरीर, इनकी चर्चा मैंने अभी नहीं करी है। उसके बारे में कल के क्लास में पहले चर्चा करेंगे और फिर हम लोग कोई डिसीजन बनाएंगे। क्योंकि अब विषय लिया ही है तो उसको पूर्ण करते। इतना ही है कि फिर यही सारे प्रश्न सब लोगों को कह रहा हूं, सब में तो मार्गना में मत बोलना, क्योंकि वहां के 2-3 दिन जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने अभी 2-3 दिन लगाए हैं। ठीक है ना, इसको समझ लेना। ठीक है, तो ये हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। पहले वो शरीर क्या, क्योंकि लगता है ऐसा कि प्रत्येक शरीर जो है वो प्रत्येक शरीर वर्गना से बन रहा है, हकीकत क्या है पहले समझेंगे। बादर निगोद क्या बादर निगोद से बनता है? अगर बादर निगोद का शरीर अगर बादर निगोद वर्गना से बनता है तो फिर उसका औदारिक शरीर क्यों कहा, जो वर्गना के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं, ये मुझे समझना। नहीं, मैं कहना इतना ही चाह रहा हूं कि इसको पहले समझेंगे और फिर आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। क्योंकि हम खुद ही कितने सारे वर्गना लेते हैं, भाषा लेते हैं, मनोवर्गना लेते हैं, आहार वर्गना लेते हैं, मतलब मनुष्य कितना 5 वर्गना मनुष्य से लेता है। तो मनुष्य 5 ही लेता है, शुक्र। प्रत्येक शरीर भी लेता है, वो प्रत्येक शरीर वर्गना भी ले सकता है। चर्चा कल की इस पे आ जाएगी, फिर आपकी जिज्ञासा का हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोद जी, उसके बाद सुनीता दीदी, उसके बाद रजनी दीदी। मैं ये कह रहा था, आचार्य श्री को नमोस्तु। मैं ये कह रहा था कि जो शून्य वर्गणाओं के बारे में जो चल रहा था नहीं बनती हैं, तो क्या उसमें वो सिद्धांत लगता है कि जैसे दो सत्यांश से ज्यादा का डिफरेंस होगा तो बंद होता ही नहीं है किसी का, तो क्या वो सिद्धांत उस वजह से वहां? अब इसको समझने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा कि भैया ऐसी वर्गना क्यों नहीं बनती है। तो वर्गना बनने के जो सिद्धांत है कि के साथ में ये बंद या ये वर्गना बन सकती है, इन चीजों की वजह से नहीं बन सकती है, तो उस अपेक्षा से वहां पर वर्णन आ जाएगा। मतलब वो सिद्धांत लग सकता है वहां पे। अभी हम लोग सिर्फ कार्य देख रहे हैं। कार्य क्या है कि भाई इतने रेंज में वर्गना नहीं बनती है, इसका कारण जाकर के पीछे बंद। जब कारण तो ध्यान में आता है ना, क्यों नहीं बन रही, तो मतलब ध्यान में तो यही चिंतन आता है कि उसके बजाय ये बंद योग्य नहीं है। चलिए यही पूछ वही होगा। सुनीता दीदी।
नमोस्तु गुरुदेव। वंदना भैया जी। भैया, जब वर्तमान शरीर का मरण होता है तो विग्रह गति में ये जीव जब से ही वर्गना लेना शुरू करता है ना? नहीं, देखिए, विग्रह गति में कार्बन शरीर लगा हुआ है, तेजस शरीर लगा हुआ है। ठीक है, इन दो शरीरों की चर्चा हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अपना जो पुद्गल शरीर जो बनने वाला है, औदारिक हो वैक्रिक हो, ये दो ही शरीर होंगे देवनारकी की अपेक्षा या मनुष्य रेंज की अपेक्षा। वो कहाँ शुरू होगा? उपपाद स्थान पर आ जाएगा। उपपाद स्थान पर आने के बाद में आहार पर्याप्ति को पूर्ण करेगा। जैसे ही आहार पर्याप्ति मतलब, क्योंकि वो उन आहार वर्गना को लेना, आहार वर्गना को लेना, पुद्गल की आहार वर्गना को लेना, उसके लिए शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए खींचने की? तो वो शक्ति आहार पर्याप्ति में पूर्ण होती है, और जैसे ही आहार पर्याप्ति में पूर्ण होती है वहां से वो लेता है और फिर आगे बन करके उसका खला और रस भाग में परावर्तित करना, और आगे की पर्याप्तियां पूर्ण होते ही उससे शरीर अंगोपांग ये सब बनाना चालू करना, श्वासोश्वास चालू करना, ये सारी चीजें उससे बन जाएगी। फिर वो जैसा बुढ़ापे में, बचपन में, जवानी में वो कम ज्यादा लेता है क्या? कंटिन्यूस एक जैसी रहेंगी? इसके बारे में तो वो प्रति समय में, जो एक समय में जितनी बद्ध होती है उन्हीं को तो समय प्रबद्ध कहा है, और एक समय प्रबद्ध में तो अनंतानंत आएगी आएगी। कौन सी अनंतानंत आएगी? तो हमारे पास दो अनंतानंत है, सबसे निचली सबसे ऊपर की, समझने के लिए अभी। सबसे ऊपर अनंतानंत कौन सी है? सिद्ध भगवान की राशि। और सबसे नीचे कौन सी है? अभव्य राशि। तो बोले अभव्य राशि से अनंत गुना लेता है, और सिद्ध राशि से अनंतवा भाग, मतलब उसको एक अनंत से भाग करने के बाद जो उत्तर आएगा उतनी। ये दोनों का उत्तर एक ही है। अभव्य को अनंत से गुना करो या सिद्ध राशि का अनंतवा भाग करो, ये जो दोनों के उत्तर अनंत ही आएंगे और समान अनंत आएंगे। वही अनंत जो है वो अनंत वर्गना, या उसको अनंतानंत कहो, अनंतानंत वर्गना जो है वो जीव एक समय में लेता है। ये वर्गना है वो अंत समय तक के लेगा, मरण के लेगा, बिल्कुल लेगा इसमें। और ये एक वर्गना में जीव, अगर कोई जीव अयोग के लिए बन रहा है उस भाव में, तो सिर्फ 14 गुणस्थान में नहीं लेगा। अगर जीव छदग्रस्त है तो अपने भाव के अंतिम समय तक लेगा। अच्छा, और वर्गना में और निषेक में क्या फर्क आया भैया? अब वर्गना जो निषेक शब्द कर्म की अपेक्षा से लगता है, स्पर्धक शब्द कर्म की अपेक्षा से लगता है। और कर्म कब बनते हैं? कार्बन वर्गना परिवर्तित होकर के जब आत्मा के साथ जुड़ जाती है तब वो कर्म रूप में आत्मा में बंध जाती है, और जब आत्मा में बंध जाती है तो उसकी स्थिति भी पड़ती है और अनुभाग भी पड़ता है। तो जो स्थिति पड़ती है वो स्थिति की अपेक्षा से उसके जो गुच्छे होंगे जो प्रति समय में निकलेंगे, तो उस प्रति समय निकलने वाला जो गुच्छा है, जो कार्बन द्रव्य है, जो फिर से कार्बन कर्म से कार्बन द्रव्य बनने जा रहा है, निर्जरा होने के बाद उसका क्या होगा? वो फिर से कार्बन वर्गना बन जाएगी। तो जो कर्म से कार्बन वर्गना बन जाएगी, ऐसे गुच्छे वहां पर निषेक कहलाते हैं। और शक्ति की अपेक्षा उन्हीं गुच्छों में जितनी शक्ति होती है उस शक्ति की अपेक्षा से उनको स्पर्धक कहते हैं। तो शक्ति की अपेक्षा स्पर्धक, समय की अपेक्षा निषेक, और विसृसोपचय की अपेक्षा से वर्गना। ठीक है तो पुद्गल के गुच्छे, किंतु अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम कह रहे हैं। मैके में एक नाम, उसी स्त्री का ससुराल का दूसरा नाम, और अपने दोस्तों में सहेलियों में निकनेम तीसरा वाला ही। तो एक ही चीज के तीन तीन नाम हो सकते हैं, इस समझना। रजनी दीदी, नमस्ते गुरुदेव। वंदना भैया जी। अंतिम प्रश्न बोलिए। शून्य और ये ध्रुव शून्य वर्गना में क्या अंतर हुआ फिर? किसमें? ध्रुव शून्य वर्गना और शून्य वर्गना में ध्रुवता फिर से शुरू हो गई है, इसलिए उसको ध्रुव कहा है। माने निरंतरता चालू हो गई। हाँ, इसलिए वहां पर ध्रुव शब्द लगा दिया है। तो वो भी है तो शून्य वर्गना ही ना। हाँ, ध्रुव ध्रुव है किंतु शून्य है, किंतु ध्रुवता के साथ में आ जाएगी। मतलब वो जो वहां पर जो शून्य स्थान जो है, वो शून्य स्थान कैसे गिनोगे? एक एक परमाणु की अपेक्षा से गिनोगे कि कैसे गिनोगे? हाँ, आ गई बात समझ में? क्योंकि इस बीच में सांतर निरंतरता आई थी, उसकी वजह से ये सारी चीजें बीच में अलग अलग फिर से बतानी जरूरत पड़ रही है। चलो, मैं गाथा को देख रहा था कि ध्रुव शून्य के बारे में इन्होंने व्याख्या दी है क्या, या कोई गाथा है क्या? 1 मिनट में बता देता हूं आपको।
क्योंकि एक जगह पर आया था ध्रुव ध्रुव शून्य और निरंतर वर्गणाएं। नहीं, इसमें इतना ही कहा है, सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणा के ऊपर जो वर्गणाएं पाई जाती है उनको ध्रुव शून्य वर्गणा कहा है, इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं। और नहीं भैया, और एक चीज है, वो कहते हैं कि अतीत अनागत और वर्तमान काल में इस रूप से उद्गलों का संचय नहीं होता है, अर्थात वर्गना नहीं बनती है, इसलिए इसकी ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गना ये सार्थक संज्ञा है, ये कहते हैं। मतलब तीनों कालों में ये बनती नहीं है, इस अपेक्षा से ध्रुव शून्य भी कहा गया है। शून्य का अर्थ खालीपना है और ध्रुव शून्य मतलब तीनों काल की अपेक्षा से इसको ध्रुव शून्य कहा है। ध्रुवता क्या सब बताती है? नित्यता बताती है। मतलब ये अभी शून्य स्थान है, क्या आगे भी शून्य स्थान रहेगा या पहले भी शून्य स्थान कभी था? तो आचार्य भगवान कह रहे कि तीनों काल की अपेक्षा से ये शून्य स्थान ही है, और इसीलिए इसके शून्य स्थान में शून्यता की ध्रुवता बन रही है, इस अपेक्षा से ध्रुव शून्य भी कहा गया है। तो जो शून्य है वो तीनों कालों में नहीं रहेगा। शून्य और ध्रुव शून्य दोनों समान ही है। हाँ, ठीक है, चलिए। यहां पर जो सिर्फ शून्य है उसके बारे में क्या लिखा है? उत्कृष्ट सांतर निरंतर द्रव्य वर्गना के ऊपर एक परमाणु अधिक परमाणु पुद्गल स्कंद तीनों ही कालों में नहीं होता, दो प्रदेश अधिक भी नहीं होता। इस प्रकार तीन प्रदेश आदि के क्रम से सब जीवों से, जीवों की जो राशि है उसके अनंत गुणे स्थान जाकर प्रथम द्रव्य शून्य द्रव्य वर्गना संबंधी उत्कृष्ट वर्गना होती है। ये 16वीं वर्गना है, ये सर्वदा शून्य रूप से अवस्थित है। मतलब उसके बारे में और कोई विशेष नहीं है कि एक एक परमाणु बढ़ाते जाइए तो भी यहां पर नहीं बनती है, इस अपेक्षा से ये शून्य है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, चलिए रजनी, ये भी शुरू रहेगी। हाँ, कौन सा प्रश्न? तीनों कालों में ध्रुव शून्य भी रहेगी और शून्य भी रहेगी, इसका मतलब यही हुआ। तीनों कालों में शून्य भी नहीं बनती है और ध्रुव शून्य भी नहीं बनती है। नहीं बनेगा। ठीक, चलिए। शून्यता तो पहले से ही बनी थी, आप ध्रुवता का अलग से वर्णन कर रहे हैं, इसलिए ध्रुव शून्य कहा गया है। और कोई है? चैट में देख लेते हैं। नीरज जी पूछ रहे हैं कि महास्कंद में सिद्धशिला को लिया जाएगा। बिल्कुल, तीन लोक के अंदर जितना भी है, वात वलय के ऊपरी परत तक जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें महास्कंद में नीरज जी आ जाएगी। सुजाता दीदी पूछ रही है एक समय में अनेक वैक्रयिक शरीर देव धारण करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, कर सकते हैं। स्वाति दीदी पूछती है जब वर्गना नहीं बनती है तब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। वर्गना नहीं बनती है इसका मतलब ये मत समझना कि 1 घंटे के बाद में नहीं बनने वाली है। वर्गना नहीं बनती है मतलब उतनी साइज की वर्गना नहीं बन रही है, क्योंकि यहां पर परमाणु की संख्या की अपेक्षा से है, तो उतनी साइज की नहीं बनी है, ये कह रहे हैं। हमें कैसे पता चले कि वर्गना बन रही है या नहीं? पुष्पा दीदी पूछ रही है। देखो, हमें पता तो बहुत सारी चीजों का नहीं होता है, फिर भी चीजें तो होती ही रहती है। ये कौन देख सकता है कि वर्गनाएं बन रही है नहीं बन रही है? ये तो केवली भगवान देख सकते हैं, उनको समझ में आ सकती है। या फिर जो सर्वावधि आदि जो है, जो उत्तरे पुद्गल को जान सकते हैं, उस अपेक्षा से यहां पर आप समझ सकते हो। एक परमाणु के शक्ति के अंश अविभाग प्रतिच्छेद हो सकते हैं क्या? अर्जुन दीदी पूछ रहे। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि एक परमाणु में जो स्निग्धता है, स्निग्धता गुण है कि नहीं उसमें, तो उस स्निग्धता गुण कितना है उस परमाणु में? क्योंकि मेरे पास एक परमाणु है, आपके पास एक परमाणु है, उसका अलग गुण हो सकता है, उसकी पावर अलग हो सकती है, मेरी वाले पावर परमाणु की पावर अलग हो सकती है। तो इसके अविभाग प्रतिच्छेद जब करेंगे तो उस पावर की अंश जो है वो अंतिम अंश अविभाग प्रतिच्छेद, मतलब इस परमाणु में 100 स्निग्धता के 100 अविभाग प्रतिच्छेद है, आपके पास वाले परमाणु में स्निग्धता के 200 अविभाग प्रतिच्छेद हो सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? जिसके पास अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा, उसका वो गुण ज्यादा, वो वाला गुण ज्यादा। ठीक है,
जिस गुण के ये अविभाग प्रतिच्छेद है वो ज्यादा, क्योंकि ज्यादा टुकड़े कब होंगे, जब गुण ज्यादा होगा तभी तो ज्यादा टुकड़े होंगे। और टुकड़े मतलब यहाँ पर अर्धच्छेद समझना, अर्धच्छेद वाली प्रक्रिया याद आ रही ना, 64 को आधा करो तो 32, तो वहां पर 6 बने थे, तो जिसके अर्धच्छेद ज्यादा बनेंगे वो तो बड़ी संख्या होगी कि नहीं होगी, जितनी संख्या बढ़ी उसके अर्धच्छेद ज्यादा। वैसे ही यहाँ पर प्रतिच्छेद कहो, अर्धच्छेद मतलब आधा आधा छेद करते जा रहे हैं, और अविभाग प्रतिच्छेद मतलब ऐसे छेद तक पहुंच रहे हो, ऐसे टुकड़े तक पहुंच रहे हो जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो जिसके अर्धच्छेद ज्यादा उसके अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा, सीधा गणित, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा लिख सकते हो। स्वाति दीदी पूछ रही कि नए नहीं बनने का कोई समय सीमित है क्या, समय की अपेक्षा से ये नहीं बनना या बनना नहीं होता स्वाति दीदी, ये परमाणु की संख्या की अपेक्षा से है। समझने के लिए 100 बूंदियों का लाडू बनेगा, 100 बूंदियों का लाडू बनेगा, 101 का बनेगा, 102 का बनेगा, 200 तक बनेगा, किंतु 200 से लेकर 250 बूंदियों का लाडू नहीं बनेगा, ऐसा कोई कह रहा है। मतलब अगर आप 201 बूंदियां लेकर के लाडू बनाना चाहो तो लाडू नहीं बन रहा, 202 लेकर के बनाना चाहो लाडू नहीं बन रहा, ऐसा करते 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 250 बूंदी लेकर के बनाना चाहो तो भी नहीं बन रहा, किंतु 251 की बन रहा है। 200 बूंदियों का लड्डू बना, 251 बूंदियों का लड्डू बना, मतलब क्या हो गया, 201 से लेकर के 250 तक की जो बूंदी की संख्या है उन संख्या की बूंदी का लड्डू नहीं बनता, तो शून्य स्थान आ गया। 201 से लेकर के 250 बूंदी के स्थान जो है वो लड्डू नहीं बनते, इसलिए शून्य हो गए। अब ये समय की अपेक्षा से है क्या, नहीं है। आप जब भी वर्गणा बननी चाहे, जब भी तीनों कालों में वर्गणा बननी चाहिए, जैसे लड्डू बनना चाहिए, तो भी आप कभी भी बनाना चाहो तो 201 से 250 तक की बूंदी के साथ में लड्डू नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए भाई, शून्य स्थान समझ में आ गया कि नहीं आया? जिनको समझ में नहीं आया है वो आज बूंदी का लड्डू बना करके भगवान को चढ़ा देना। ठीक है, चलो आज का स्वाध्याय इतना ही। आज का स्वाध्याय तो गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।